Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history of South India. हाँ, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का हम। ठीक है, एक हम इंट्रो वीडियो कर चुके हैं इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि जब हम दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे साउथ इंडिया का, तो हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें हम संगम एज को पढ़ेंगे, वाकाटकों को पढ़ेंगे, ठीक है, चालुक्यों और पल्लवों को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ वहाँ पर, और कैसे कैसे पढ़ना है ये भी बता चुका हूँ। Today we are going to start the ancient history of South India with संगम एज, यानी संगम काल से हम शुरू करेंगे। वहां भी मैंने इंट्रो क्लास में बताया था कि हम संगम एज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संगम एज की अगर हम बात करें तो इसे मैंने कई पॉइंट्स में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको सुविधा हो। हम सबसे पहले समझेंगे कि मीनिंग क्या है संगम का, इसका टाइम पीरियड क्या है, सोर्सेज क्या है, यानी स्रोत क्या है जिससे हमें इस कालखंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, लोकेशन क्या था, कुछ डायनेस्टीज थी यहां पर, चेर, पांड्या, चोल। हाँ, तो उनका लोकेशन क्या था, यहां मैंने मैप में लोकेशन बताया है, अभी मैं समझाऊंगा। और संगम थे जो कि गोष्ठियां होती थी, अभी मैं बताऊंगा। तो वो कितने संगम हुए थे यहां पर मैंने बताया हुआ है। फिर लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, क्योंकि पूरा जो संगम काल है वो तमिल लिटरेचर पर आधारित है, और कुछ और सोर्सेज भी हैं। ठीक है, देखिए यहां सोर्सेज की अभी हम बात करेंगे। और चेपाचो की बात करेंगे, चेपाचो या चेपांचो, जो भी अपनी सुविधा से के लिए बना लीजिए। संगम काल में 3 डायनेस्टीज देखने के लिए मिलेंगी, यानी 3 वंश देखने के लिए मिलेंगे, चेर, पांड्य और चोल। ठीक है, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में चेपाचो लिख दिया है, और इसका लिखने का कारण भी है क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये डायनेस्टीज आए थे। ठीक है, जिनका कालखंड जो है इसी सीक्वेंस में, सबसे पहले चेर आएंगे, फिर पांड्या आएंगे, और फिर चोल आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे, और इनका जो लोकेशन है दक्षिण भारत में ये है। देखिए, चेर, पांड्या और चोल, इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। जब हम संगम एज को पढ़ रहे हैं या संगम काल को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम चेर, पांड्य और चोलों को पढ़ रहे हैं। देखिए, चेर, पांड्य और चोलों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये संगम था क्या, सबसे पहले समझिए। तो संगम का मतलब क्या होता था, देखिए संस्कृत का एक वर्ड है, यहां मैंने बता दिया, संस्कृत का एक शब्द है संगम, और इसका मतलब जो होता है ये होता है असेंबली। हाँ, अगर हिंदी में कहें तो सभा कह सकते हैं, गोष्ठी कह सकते हैं, या मिलन कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और किस तरह की गोष्ठी थी, किस तरह की सभा थी, किस तरह का मिलन था, तो ये तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स की सभा होती थी, असेंबली होती थी, या गोष्ठी होती थी। तो आपको ये जानकारी रखनी होगी कि ये तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स की जो है उसकी सभा थी, तमिल कवियों और विद्वानों की सभा होती थी। तो संगम का मतलब हमने समझ लिया कि संगम एक संस्कृत का वर्ड है, और इसका मतलब होता है असेंबली, सभा, गोष्ठी, मिलन, जो भी कह लीजिए। और इस यहीं पे ये जो गोष्ठियां हुई हैं, हाँ 3 गोष्ठियां हुई हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संगम को ही गोष्ठी कहते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो इन्हीं गोष्ठियों में कुछ लिटरेचर तैयार हुए, तमिल लिटरेचर। तो उन्हीं लिटरेचर के आधार पर ये जो 3 डायनेस्टी होंगी, ये 3 वंश होंगे, चेर, पांड्या और चोला, इनकी जानकारी या इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जहां तक टाइम पीरियड की बात है कि संगम एज जो है या संगम काल जो है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये रफली हमने लिखा हुआ, अराउंड, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। तो जो टाइम पीरियड संगम काल का है वो 300 BC टू 300 AD। देखिए, BC टू AD, बिफोर क्राइस्ट से AD, यानी कि आपको ईस्वी में चले आए हैं। इसको आप BC, बिफोर कॉमन एरा, और AD को कॉमन एरा भी कह सकते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसी पीरियड में ये तीनों डायनेस्टी जो हैं ये यहां पर आएंगे। ठीक है, लेकिन इस पीरियड की जानकारी कहां से मिलती है, तो साहित्य से मिलती है, उन्हीं तमिल साहित्य से। और ये तमिल साहित्य जो लिखे गए, तमिल साहित्य इसको कह सकते हैं आप, लिटरेचर जो है तमिल साहित्य, ये तमिल क्षेत्र है, अभी मैं बताऊंगा। तो तमिल कवियों का और स्कॉलर्स का ये संगम होता था, यानी गोष्ठी होती थी, सभाएं होती थी। तो ये जो संगम काल है, इस बीच चेर,
पांड्या और चोल देखने के लिए मिलेंगे, ये उभर के आएंगे और इसी बीच इनका एग्जिस्टेंस होगा। तो इस पीरियड के बारे में जो लिटरेचर लिखा गया है, उस लिटरेचर की रचना जो हुई है वो 100 to 300 एडी के बीच में हुई है। देखिए ओरिजिनल काल क्या है इनका, संगम काल 300 बीसी टू 300 एडी। लेकिन इस काल के बारे में, इस समय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो साहित्य से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है, और वो जो लिटरेचर लिखे गए हैं उनका रचना काल जो है 100 to 300 एडी है। समझ गए? अब आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। लिटरेचर रचना काल यहां लिख लीजिए, लिटरेचर का रचना काल यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, रचना काल, रचना काल। ये जो लिटरेचर लिखे गए, हाँ, यानी कि ये जो लिटरेचर लिखे गए तमिल लिटरेचर वो इस पीरियड में लिखे गए। लेकिन इस लिटरेचर से किस पीरियड की जानकारी मिलती है? इस पीरियड की जानकारी मिलती है, हाँ। और इस पीरियड में कौन है? ये 3 डायनेस्टीज हैं, हाँ, एक्सट्रीम साउथ में चेर, पांड्या और चोला। अभी हम चर्चा करेंगे चेपाचो, चेपाचो, ठीक है। देखिए आज का जो है ना हमारा, ये तो हम लिटरेचर और चेपाचो, लिटरेचर को हम यहीं तक देखेंगे, संगम तक। एक बेसिक यहां पर हम एक बेसिक नॉलेज बनाएंगे, यहां पर बेसिक नॉलेज इकट्ठा करेंगे, ठीक है। बाकी साहित्य जो होगा और चेपाचो यानी यहां डायनेस्टीज चेर, पांडे और चोलों को हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरेचर देखेंगे, उसके बाद हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। 3 डायनेस्टी है, तो आज यहीं तक है, संगम तक ही हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहां पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे, रूलर्स को जानेंगे कि चेर, पांड्या और चोला जो हैं उनमें कौन कौन से रूलर थे, उनकी क्या क्या खासियत थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। और मतलब रूलर्स के बारे में जानने के बाद हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, और इसको भी 2 पार्ट में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन, वो सब यहाँ क्या था वो हम जानेंगे बाद में, ठीक है। यहां पर देखिए हम टाइम पीरियड जान लिए। अब देखिए टाइम पीरियड जो है आपको ये समझना पड़ेगा, ये वो टाइम पीरियड है 300 बीसी टू 300 एडी, हाँ, जब मौर्यंस का और पोस्ट मौर्यंस का टाइम पीरियड चल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम मौर्यंस की बात करते हैं तो मौर्यंस के टाइम पीरियड को आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं मौर्यंस का अगर टाइम पीरियड आप देख लीजिए, एम लिख रहा हूं, एम स्टैंड्स फॉर मौर्यंस। तो ये मौर्यंस का टाइम पीरियड 320 बीसी टू आप 185 बीसी, यही मौर्यंस का टाइम पीरियड था। 322 बीसी टू 185 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसके ऊपर पूरा मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद जब मौर्यों का अंत होगा तो पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा, पीएम मैं लिखता हूं, पोस्ट मौर्यन पीरियड, और इसका टाइम पीरियड माना गया है 200 बीसी से लेकर ये 300 एडी तक, ठीक है। अब देख लीजिए मौर्यंस का जो टाइम है 322 बीसी टू 185 बीसी, और पोस्ट मौर्यन का टाइम जो है, जिसमें आपको इस तरफ से पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें आएंगी और कुछ देसी ताकत यहां पर अपना जो रूल है यहां एस्टैब्लिश करेंगे। विदेशी ताकतों में सबसे पहले इंडो ग्रीक, उसके बाद सीथियंस, सब नॉर्थ वेस्ट से आएंगे मौर्यों के बाद, सीथियंस यानी कि शक, उसके बाद आएंगे पर्थियंस, नॉर्दर्न ईरान में रहने वाले पर्थियंस या पहलो कहे जाते थे, और फिर आएंगे लास्ट में कुषाण। तो ये विदेशी ताकतें आई मौर्यों के बाद जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएंगी, और कुछ देसी ताकतें यहां पे उभरेंगी। सबसे पहले यहां पर नॉर्थ इंडिया में सुंग डायनेस्टी आएगा। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करेगा कौन? पुष्यमित्र सुंग, और उन्हीं का कमांडर इन चीफ था, और यहां पर सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। यहीं पे आपको कण्व डायनेस्टी भी आएगा, और साउथ में महाराष्ट्र वाला पार्ट में यहीं पे आ जाएंगे सातवाहन, ठीक है। तो ये देसी ताकतें थी, सुंग, कण्व और सातवाहन देसी ताकतें थी, और बाकी इधर से जो आई वो विदेशी ताकतें थी। तो ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड और मौर्यन पीरियड, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन का जो पीरियड है ये देख लीजिए, 322 टू 185 बीसी और 200 बीसी टू 300 एडी। अगर पूरा देखें तो 322 बीसी से लेकर 300 एडी का समय है, 322 बीसी से 300 एडी का समय है। और यहां पर आप देखेंगे कि 300 बीसी से 300 एडी तक का समय है। देखिए यहां पर 322 बीसी, ठीक है ना। तो 322 बीसी थोड़ा बाद से आप ले लीजिए, 322 के बाद
22 साल के बाद आ जाएगा, 22 ईयर्स के बाद 300 बीसी, तो 22 साल का ही तो फर्क है। तो 322 बीसी से 300 एडी का ये समय है, यानी कि ये तय है कि ये जो यहां पर आप देख रहे हैं चेर, पांड्या और चोला को, ये इसके ऊपर, ठीक है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा के ऊपर ये जो क्षेत्र है, यहां पूरा मौर्यंस और पोस्ट मौर्यन का पीरियड रहा होगा। ये पीरियड यानी जिस समय ये संगम काल इधर चल रहा था, संगम पीरियड चल रहा था, इस तरफ पहले चल रहा था, इस तुंगभद्रा और कृष्णा के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा पीरियड चल रहा था? ये पीरियड चल रहा था पहले मौर्यंस का और फिर बाद में पोस्ट मौर्यंस का, इसी पीरियड में। यानी कि आप पैरेलल रख सकते हैं, मौर्यन और पोस्ट मौर्यंस के पैरेलल आप संगम एज को रख सकते हैं। कहीं अगर एग्जाम में आ जाए कि किसके पैरेलल आप रख सकते हैं और ऑप्शन में आपको पोस्ट मौर्यन या मौर्यंस या दोनों हो, नॉर्थ इंडिया में के हिसाब से किसके पैरेलल ये संगम एज चल रहा था, तो देखिए कॉन्सेप्ट की बात है, तो आप कहेंगे कि मौर्यंस और पोस्ट मौर्यंस के पैरेलल ये चल रहा था संगम पीरियड। तो ये समझाने का मकसद मेरा यही था। उसके बाद मैंने ये बताया कि सोर्सेज, स्रोत, जिससे इसके बारे में पता चलता है। लोकेशन हम बाद में अभी देखेंगे। इसके बाद सोर्सेज, स्रोत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तमिल लिटरेचर, मैंने कहा कि गोष्ठियां होती थी। संगम का मतलब, संगम एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता था असेंबली या सभा या गोष्ठी या मिलन, कॉन्फ्रेंस, जो भी कह ले। तो ये जो तमिल पोएट्स और स्कॉलर मिलते थे इन गोष्ठियों में, तो यहीं पे लिटरेचर लिखा जाता था, साहित्य लिखा जाता था। तो यहीं पे जो साहित्य लिखे गए, तो वही तमिल लिटरेचर मैंने यह लिखा हुआ है, इन्हीं से तो जानकारी मिलती है। मुख्य सोर्सेज यही है। मुख्य सोर्स जो है, अगर पूछा जाए तो मुख्य सोर्स तमिल लिटरेचर है। ये मेन सोर्स है, आप यहां पे लिख लीजिएगा मेन, ये मेन सोर्स है। मेन सोर्स जो होंगे ये तमिल लिटरेचर ही होंगे संगम काल का। लेकिन उसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रीक्स राइटर्स के सोर्सेज है, जैसे मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। इंडिका भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। इंडिका आप ध्यान रखिएगा, इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका है। उसके अलावा स्ट्रेबो, प्लिनी और पोटेल्मी ने भी कुछ जानकारियां दी हैं अपने राइटअप में। तो ग्रीक राइटर्स ये हो गए, ठीक है। तो ग्रीक राइटर्स ये हो गए जिनसे जानकारी मिलती है, ठीक है। ये देखिए, इंडिका को आप याद रखिएगा, इंडिका से भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सम्राट अशोक मौर्यन पीरियड में थे, ठीक है। उसके बाद कलिंग में एक शासक हुआ करते थे, कलिंग का इसके शासक थे खारवेल। उनका हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये भी एक सोर्स है। उसके अलावा पाणिनि की एक बुक है, पाणिनि की रचना है अष्टधाई, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण, ये भी सोर्स है। अगर आपको तमिल लिटरेचर के अलावा पूछा जाए महत्वपूर्ण सोर्स, तो आपको मेगास्थनीज के इंडिका, अष्टधाई और ऐतरेय ब्राह्मण को बिल्कुल ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आ सकता है अशोक के इंस्क्रिप्शन से भी जानकारी मिलती है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मुख्य सोर्स जो है, मेन सोर्स जो है, ये तमिल लिटरेचर ही है, जो कि इन गोष्ठियों में तैयार की जाएगी, लिखी जाएगी, ठीक है। तो हमने सोर्सेज को देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोकेशन को देखते हैं। तो लोकेशन को देखिए, समझते हैं हम। यहां पर देखिए, यही लोकेशन है। यहां पर देखिए, ये कृष्णा, ये रिवर है कृष्णा, और ये रिवर है जो, ये तुंगभद्रा है। टी मैंने डाल दिया, ये तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है। अब आप समझिए कि जो ये संगम काल है, संगम काल जो है इसी क्षेत्र में, कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में, हाँ, साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, ये संगम काल जो है डेवलप किया। और यहां पे जो वंश डेवलप हुए इस काल में, हाँ, चेर, पांड्या और चोल। एक बात समझिएगा कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण दोनों में क्या फर्क है। समझिएगा इसको, क्योंकि यह सवाल बन सकता है यूपीएससी का। यूपीएससी हमेशा बनाएगा कौन सा सवाल? कॉन्सेप्चुअल सवाल। तो देखिएगा, ये तुंगभद्रा और कृष्णा के ऊपर का जो दक्षिण, ये बिंद का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा बिंद का, इधर बीच वाला जो क्षेत्र है, तो ये बिंद का क्षेत्र हो जाएगा लगभग बीच वाला। तो बिंद से लेकर आपको कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है, उसे कहा जाता था दक्कन या दक्षिणापथ। यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार लोग दक्कन को
पूरा समझ लेते हैं या दक्षिणापथ को पूरा समझ लेते हैं। कई जगह दक्षिणापथ को लिख भी दिया जाता है, लेकिन वास्तव में अगर दक्षिणापथ और दक्कन की बात करें तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर और इधर विंध्य पर्वत, ये बीच का जो क्षेत्र है जो डिवाइड करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, तो इस डिवाइडर से लेकर आपको ये क्षेत्र जो है ये कहा जाएगा दक्षिणापथ या दक्कन, ठीक है। और इसे कहा जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा के बाद जो ये क्षेत्र है इसे कहा जाएगा सुदूर दक्षिण या एक्सट्रीम साउथ, ठीक है। सुदूर दक्षिण इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रीम साउथ, ठीक है। तो इसी एक्सट्रीम साउथ को कहा जाता था तमिल देश या द्रविड़ देश। हाँ, इस एक्सट्रीम साउथ को कहा जाता था तमिल देश या द्रविड़ देश। और यहीं पे 3 डायनेस्टीज संगम काल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये चेर है, ठीक है। चेर जो है ये केरला वाले क्षेत्र में, आज का जो केरला है, ठीक है, ये केरला वाला क्षेत्र है, तो यहां पर ये चेर है, ठीक है। और ये ग्रीन वाला पार्ट है ये केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु का भी पार्ट इसमें कहा जाता है कि है इसमें, लेकिन मुख्यतः इसमें केरला वाला पार्ट है। मालाबार कोस्ट, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है ये। आगे हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे, जब यहां पे पहुंचेंगे ना तो चेरों पे, पांड्यों पे और चोलों पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है, वो अलग वीडियो में होगा। यहां के बाद लिटरेचर पे अलग वीडियो होगा, फिर इधर हम चेरों पर, पांड्यों पर और चोलों पर अलग अलग वीडियो करेंगे। और उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और रिलीजन, ये सब चीजें भी देखेंगे, हाँ, इस पीरियड का, संगम पीरियड का, ठीक है। तो ये देखिए चेर केरला वाले पार्ट में है। उसके बाद ये देखिए नीचे जो तमिलनाडु का पार्ट है, यहां ये पांड्या है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो यहां पे है चोल। अब चोलों के बारे में भी समझ लीजिए, ये अर्ली चोलाज हैं, संगम एज के चोलाज हैं, यानी कि एंशियंट चोलाज हैं। आगे जब आप मेडिएवल पीरियड में जाएंगे वहां इंपेरियल चोलाज भी आएंगे, वो मेडिएवल पीरियड के, ये चोल खत्म हो जाएंगे एक बार, फिर सामंत बन जाएंगे, ठीक है। और फिर एक बार ये उभरेंगे तेजी से, कब? मेडिएवल पीरियड में। अभी ये एंशियंट पीरियड को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 चोला है, तो मेडिएवल चोला को हम वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ ही रहे हैं, हमारी क्लासेस चल रही है मेडिएवल हिस्ट्री की, जहां हम अर्ली मेडिएवल फेज में हैं, तो वहीं अर्ली मेडिएवल फेज में आपको ये दूसरे चोला मिलेंगे, इंपेरियल चोला। ये चोला पहले खत्म हो जाएंगे, फिर ये सामंत बन जाएंगे और फिर ये उभर के आएंगे कब? इंपेरियल चोला के रूप में अर्ली मेडिएवल फेज में, जो हम पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब यहां से सवाल देखिए क्या बनेगा, पूछ देगा कई बार एग्जाम में कि जो चेर, पांड्या और चोलास थे, या जो संगम पीरियड था, वो किस रिवर के दक्षिण में था? तो देखिए, इस कृष्णा, तुंगभद्रा दोनों दे सकता है ऑप्शन में, या इनमें से कोई एक रिवर दे सकता है, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में यह संगम पीरियड डेवलप हुआ। कहां डेवलप हुआ? इसको तमिल देश कहा जाता था, इसको द्रविड़ देश कहा जाता था, वहां डेवलप हुआ। तो यह मैंने सीक्वेंस में लिखा है। पहले चेर आते हैं, सबसे पुराने हैं, प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित, अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑनर्ड जिसको कहते हैं, ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन जो थे चेर थे। उसके बाद आएंगे कौन? पांड्या, और अंत में आएंगे चोला, ठीक है। तभी मैंने यहां पे लिखा है, इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, चेपाचो, चेर, पांड्या और चोलाज। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि ये पहले है, उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। हाँ, तो सबसे पहले कौन इमर्ज करेगा? चेर या चेरा, फिर पांड्या, फिर चोला। तो अब यह देखिए, आप लोकेशन देख रहे हैं, चेर कहां पे है? ये केरल वाले क्षेत्र में, थोड़ा सा पार्ट इनका तमिलनाडु का भी होगा। पांड्या जो है ये तमिलनाडु वाले पार्ट में है, बिल्कुल नीचे, और यहां पे भी ये तमिलनाडु का ऊपर वाला पार्ट है। तो पूरा कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ का जो क्षेत्र है वो तमिल देश या द्रविड़ देश कहा गया। और यहीं पे संगम काल डेवलप हुआ, जिसमें 3 डायनेस्टीज, चेर, फिर पांड्या और फिर चोल देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। अब 2-3 बातें यहां इंपॉर्टेंट है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, चेरों का जो एम्बलम या राज चिन्ह जो था वो धनुष था। देखिए, ये ध्यान रखना है, ये एम्बलम जो था ना, ये धनुष था। आ जाता है सवाल, मिलाने के लिए भी आ जाएगा, सुमेलित करने के लिए। एक तरफ दे देगा ये वंशों के नाम, हाँ, और दूसरी तरफ उनका एम्बलम दे देगा, और
उसको जम्बल्ड वे में डाल देगा, बोलेगा मिलाइए, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन भी बना सकता है, सुमेलित करने के लिए बना सकता है, जो भी कि इसका डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इसका जैसे कि चेयर का राज चिन्ह या एम्ब्लेम क्या था, नेशनल एम्ब्लेम, तो धनुष आप कहेंगे। इसको इंग्लिश में आप बो एंड एरो भी कह सकते हैं, अंग्रेजी वालों के लिए बो एंड एरो। पांड्या का अगर देखें तो फिश और मछली, ठीक है, फिश और मछली ध्यान रखिएगा। और चोलास का जो एम्ब्लेम राज चिन्ह है वो बाघ या चीता। अब दोनों देता है, कई किताबों में आपको दोनों देगा, कई किताबों में चीता भी दे देता है, बाघ भी देता है। मुख्यतः बाघ आप याद रखिएगा, लेकिन अगर बाघ ना हो ऑप्शन में और डायरेक्ट पूछ दे कि चोला का नेशनल एम्ब्लेम क्या है और उस ऑप्शन में बाघ हो ही ना, यानी टाइगर हो ही ना, और पैंथर हो या चीता हो, तो आपको फिर चीता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों हो तब तो आप, और कोई एक आंसर मांगे, अगर दोनों हो ऑप्शन में कोई एक आंसर मांगे तब तो आप टाइगर या बाघ लगा देंगे सीधा, लेकिन अगर ये बाघ हो ही ना तब तो आपको चीता लगाना पड़ेगा। इसलिए ये इसी तरह से, इसी इंटेलिजेंसी से सवाल का जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपका जो सीक्वेंस होगा, चेर, पांड्या और चोल। खूबी क्या थी, ये जो अर्लीस्ट और प्राचीनतम है, ये सबसे धनी है, सबसे अमीर है, मोतियों का बिजनेस होता था यूरोप के साथ इनका, ये मैं जब यहां पे आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। सब, और यही सबसे ज्यादा जो है अमीर थे, और यही जो थे, इसी वजह से ये जितने भी ये गोष्ठी आयोजित किए जाते थे, सबके रॉयल पैट्रन यानी राजकीय संरक्षण जो होता था इन्हीं का होता था, यानी कि पांडे ही सारा आयोजित करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, यहां पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी जो संगम आयोजित किया जाता था, वो संगम कौन करता था, पांड्या करता था। अभी हम आएंगे यहां पर, तो ये आप ध्यान रखिए, ये आप चेर, नेशनल एम्ब्लेम धनुष या बो एंड एरो, पांड्यों का मछली या फिश, और चोलों का बाघ और चीता, ठीक है। अभी हम कैपिटल की भी बात करेंगे, इसको पहले मिटा दूंगा तो थोड़ा कैपिटल भी मैं लिख दूंगा, हालांकि आगे यहां तो चर्चा होगी ही, बट यहां पे मैं लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि एक आपका पूरा ओवरऑल व्यू बन जाएगा ये सब पढ़ने के पहले, और बाद में हम जब फिनिश कर लेंगे तो एक टेबल भी बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए संगम, संगम क्या था भाई, यहां पे मैं बता चुका। संगम का मतलब संस्कृत वर्ड है, संगम एक संस्कृत वर्ड है, और इसका मतलब क्या था, असेंबली, सभा, गोष्ठी, मिलन, ठीक है। तो ये जो गोष्ठी था, कैसी गोष्ठी थी भाई, तो तमिल पोएट्स और स्कॉलर्स की गोष्ठी होती थी, और इन्हीं गोष्ठियों में लिटरेचर और साहित्य लिखे जाते थे, हाँ, सुनाए जाते थे, और उन्हीं के आधार पर वो लिटरेचर लिखे गए। हाँ, अब लिटरेचर की यहां तक बात है ना, यहां पर सोर्सेज जो तमिल लिटरेचर, इसमें हम पढ़ेंगे आगे जब साहित्य वाले पार्ट में आएंगे ना, यहां पर जब आएंगे लिटरेचर वाले पार्ट में, तो यहां पर आप देखेंगे एपिक्स हैं, मतलब महाकाव्य लिखे गए हैं, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, हाँ, मणि मेखलई, उनको हम देखेंगे तो वह प्रमुख सोर्स हैं वो। हाँ, उसके अलावा और भी हैं, अहनारूर, पूर्णारूर, एलादी, ये सब हैं, तो उनको हम जब देखेंगे तो ये मेन सोर्सेज जो हैं वहां पे देखेंगे, हाँ, लिटरेचर वाले पार्ट में, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे। अब ये देखिए संगम, मैंने क्या बताया कि संगम क्या था भाई, तो संगम तमिल कवियों या स्कॉलर्स का की एक सभा थी, असेंबली थी, गोष्ठी थी, जहां इस गोष्ठी में लोग कविताएं सुनाते थे, अपनी बातें कहते थे, और बाद में उन्हीं के आधार पर जो लिटरेचर लिखा गया, तमिल लिटरेचर, तो उन्हीं के आधार पर हम संगम काल के बारे में या संगम एज के बारे में जानते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए पैटर्न मैंने लिख दिया, पैटर्न कौन था, तो आपको याद है, क्वेश्चन बनेगा कि कौन आयोजित करता था, हु ऑर्गेनाइज्ड द संगम्स, ठीक है। तमिल संगम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पांड्याज, यही संरक्षण देते थे, शामिल तो सभी होंगे लेकिन संरक्षण पांड्यों का ही होगा, इसीलिए कहा गया सबसे रिच थे ये, सबसे अर्लीस्ट, ये सबसे रिच मतलब धनी, और इनके पास सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल इनके पास था। तीन खूबियां तीनों की, ये अर्लीस्ट सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित, ये सबसे अमीर, तभी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि गोष्ठी आयोजित करने में, कोई सभा आयोजित करने में पैसा लगता है, धन लगता है, तो ये पांड्या, रॉयल पैटर्न किनका होता था संगम आयोजित करने में, पांड्यों का, और इनके पास सबसे ज्यादा, चोलों के पास उपजाऊ भूमि थी, फर्टाइल लैंड था। ये जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां तो हम डिटेल में देखेंगे ही, ठीक है। तो पांड्या थे, और ऐसे 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए, 1 2 3। हाँ, पहला संगम हुआ मदुराई में, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहला संगम कहां हुआ या दूसरा कहां हुआ, तीसरा कहां, पूछ देगा, ठीक है। तो पहला संगम मदुराई में, दूसरा हुआ
कपाटपुरम या कबाडपुरम, जो भी हो, कहीं कपाटपुरम होगा, कहीं कपाटपुरम, कहीं कपाडपुरम, ठीक है। डी होगा कहीं टी होगा, तो अंतर होगा थोड़ा सा, उससे कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। और तीसरा हुआ फिर मदुराई में, नॉर्थ मदुराई में, इसको कहा जाता है साउथ मदुराई में हुआ था, मतलब 2 मदुराई में हो गए, ठीक है। और एक बीच वाला जो होता है वो कपाटपुरम। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि कुल तमिल कवियों की जो संगम ऑर्गेनाइज की गई, कितने संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये संगमों की संख्या जो है ये आप लिख सकते हैं, ये नंबर जो है ये 3 संगम थे टोटल, ये संगम 3 है, ठीक है ना। ये 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए टोटल, 1 2 3। पहला मदुराई में, दूसरा कबाडपुरम या कपाटपुरम जो भी कह ले, और तीसरा भी मदुराई में, नॉर्थ मदुराई में, इसको साउथ मदुराई में कहा गया। अब तीनों के अध्यक्ष को देख लीजिए। पहले के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो पहले की अध्यक्षता या प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी कह लीजिए, अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं। दूसरे में तोलकापियर इसके अध्यक्ष हैं, और तीसरे में नक्कीर। इन तीनों नामों को आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। मिलाने के लिए भी दे सकता है, ऑप्शन भी बना सकता है, इन सबसे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। अब समझ गए, मदुराई वेन्यू क्या है, मदुराई, कपाडपुरम या कपाटपुरम, और फिर नॉर्दर्न मदुराई। प्रेसिडेंट यहां अगस्त या अध्यक्ष, यहां तोलकापियर, और यहां नक्कीर। ये प्रेसिडेंट होगा, यहां पे लिख दीजिएगा प्रेसिडेंट, यहां पे मैंने शायद लिखा नहीं, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट। अध्यक्ष यहां पे कर दीजिए, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष है नक्कीर। अब देखिए यहां पर जो पहला मदुराई में हुआ, कहा जाता है कि कुछ लीजेंडरी सेजेस, साधुओं ने, सेंट्स ने और गॉड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था पहले संगम में, और इसका लिटरेचर कुछ भी नहीं बचा, कोई लिटरेचर यहां इसका कोई भी लिटरेचर नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो ये आ सकता है कि कौन से संगम का लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो पहले संगम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे संगम में सिर्फ एक ही लिटरेचर बचा, तोलकापियम, जिसके राइटर यही तोलकापियर है। आगे हम जब लिटरेचर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। तो तोलकापियम जो था, एक ही लिटरेचर सेकंड का मिलता है, जबकि कुछ लिटरेचर यहां पे मैंने करेक्ट लगाया हुआ है, कुछ लिटरेचर इसके मिलेंगे, और यही लिटरेचर जो होंगे ये सोर्स बनेंगे संगम काल को जानने का या संगम एज को जानने का, ठीक है। तो ये यहां पर आपने इन सब चीजों को समझ लिया। तो यहां पर जो मुख्य बातें हैं, आपको ये सवाल जो बनेगा, पूछ देगा कभी मीनिंग की, संगम का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या था, तो तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स की ये गोष्ठी होती थी। पीरियड क्या है, तो पीरियड आपको देगा नहीं, बस ये जानने के लिए, ताकि आप कंपेयर कर सकें। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कंपेयर कर सके कि जिस समय नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया एंड आपको अभी मैंने बताया कि तुंगभद्रा और कृष्णा के इधर, ठीक है, जो पार्ट था, तो जिस समय मौर्यों का और फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड चल रहा था, उसी समय पैरेलल संगम एज एक्सट्रीम साउथ में चल रहा था, यानी द्रविड़ देश या तमिल देश में वहां संगम एज चल रहा था। ये बताने के लिए मैंने टाइम पीरियड बताया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। सोर्सेज हम देख लिए, आप मेन तमिल लिटरेचर है तो इसको तो हम देखेंगे, तमिल लिटरेचर, यहां लिटरेचर में आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, इन सब चीजों को देखेंगे, हनानुरू, पुरनानुरू, बहुत सारे लिटरेचर हैं, उनको हम वहां देखने वाले हैं। आपको जो याद रखना है, देखिए मेगास्थनीज का इंडिका, अष्टधाई जो है पाणिनि का, और एतरे ब्राह्मण में भी से भी इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये है। सवाल यहां से बनेगा, लोकेशन पूछ देगा, इनका लोकेशन क्या था, ठीक है। तो देखिए केरल वाला, मलाबार वाला क्षेत्र जो है, और फिर ये तमिलनाडु का क्षेत्र है इनका, पांड्या का, चोलों का भी तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ये, और इनका पूछेगा क्या, देखिए नेशनल एम्ब्लम पूछ देगा, राज्य चिन्ह पूछ देगा, तो तीनों का मैंने बता दिया। यहां से सवाल बनेगा धनुष, पांड्यों का मछली, और इनका जो है चोलों का बाघ या चीता। तो ये आपको, और कितने संगम हुए, 3 संगम हुए। संरक्षण संगमों को कौन देता था, कौन ऑर्गेनाइज कराता था ये गोष्ठियां, ये संगम, तो पांड्या ऑर्गेनाइज कराते थे, इसलिए सबसे अमीर थे। मैंने बताया ये सबसे अर्लीस्ट है, ये अर्लीस्ट है, ठीक है। सबसे पहले
या प्राचीन है, प्रतिष्ठित हैं, ये सबसे अमीर हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। ये सब हम डिटेल में लिखेंगे जब यहाँ पढ़ेंगे तब, ठीक है। मदुराई, कपाटपुरम और नॉर्दर्न मदुराई में 3 संगम आयोजित किए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे अगस्त ऋषि हैं, वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हैं तोल्कापियर और यहाँ पे है नकीर, ठीक है। ये आपको अध्यक्षों को याद रखना है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि ये अगस्त ऋषि जो हैं और इनके शिष्य थे कौंडिन्य, ठीक है। कौंडिन्य या कौंडिन्य, कहीं कुछ भी मिल जाए। तो दक्षिण भारत में आर्यीकरण का, ठीक है ना, तो आर्यीकरण दक्षिण भारत का करने का जो श्रेय है वो अगस्त ऋषि को ही जाता है। तो ये अगर सवाल बन जाए कि यहाँ पे देखिए कि दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऋषि अगस्त दे सकता है, हाँ, या कौंडिन्य भी दे सकता है, ठीक है। इनके शिष्य कौंडिन्य थे। अगर अगस्त ना हो ऑप्शन में और कौंडिन्य हो तो आप कौंडिन्य लगाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे तरह से समझ लिया। आगे वाले वीडियो में हम लिटरेचर को देखेंगे और फिर यही लिटरेचर जो इन सोर्सेज की मैं बात कर रहा था तो यहाँ हम देखेंगे। और उसके बाद हम अलग अलग चेरों के बारे में, पांड्यों के बारे में और चोलों के बारे में, शासकों के बारे में पढ़ेंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, सोसाइटी और रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट अभी लीजिए। बेसिकली यहाँ जो एक चीज़, और मैं इसको मिटा के, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा, मिटा के मैं इनके कैपिटल को भी लिख देता हूँ ताकि एक बार आपका ओवरव्यू अच्छा बना रहे, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाए। हालांकि कैपिटल्स की जानकारी यहाँ भी मैं दूंगा, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ यहीं पर, इसको मिटा के और इधर से मिटा के और यहाँ पे इनके सामने सामने कैपिटल्स लिख देता हूँ ताकि आपको एक मतलब जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो संगम एज के बारे में मिल जाए। एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब मैं यहां मिटा के कैपिटल्स को, इनकी राजधानियों को लिख देता हूं। लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखते हैं द कैपिटल्स ऑफ चेर, पांड्याज एंड चोलाज। तो देखिए यहां पर कैपिटल जो है चेरों की कैपिटल, तो पहले वांजी या करियूर थी। देखिए इसको याद रखना है, वांजी या करियूर, और बाद में तोंडी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आए तो बाद वाला कैपिटल, अगर अर्लीस्ट पूछे तब तो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ देता है कि राजधानी कहां थी तो हमेशा बाद वाला कैपिटल, अगर ये हो भी और ये हो और केवल पूछे कि इनकी राजधानी कहां थी और कोई एक चुनना हो, तब आप हमेशा बाद वाला कैपिटल चुनेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे भारत की राजधानी पहले कलकत्ता भी रह चुकी है ना ब्रिटिशर्स के समय में, लेकिन आज दिल्ली है। तो अगर आता है कि एग्जाम में कि भारत की राजधानी कहां है तो आप दिल्ली देंगे, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली के पहले कहां थी तब तो आपको देना पड़ेगा कलकत्ता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पांड्यों का देखिए, इनका जो कैपिटल था पहले कोरकई, बाद में मदुरै हो गया। चोलों के लिए पहले उरयूर जो था इसी को कहा जाता था तिरुचिरापल्ली भी कहा जाता है, तिरुचिरापल्ली के नजदीक कहा जाता है इसको है, लेकिन कई जगह पे उरयूर की जगह पे तिरुचिरापल्ली भी दे दे तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। इसकी जगह पे आपको तिरुचिरापल्ली भी दे सकता है, ठीक है। तिरुचिरापल्ली के नजदीक कहा जाता है उरयूर है, और कई जगह पे उरयूर को ही तिरुचिरापल्ली मान लिया जाता है। तो कुछ भी दे दे तो वो भी रहेगा। अर्लीस्ट इनका था। बाद में कावेरीपट्टनम या पुहार, कावेरीपट्टनम को ही पुहार कहा जाता है, ठीक है। कई जगह पे पुहार को पुम्पुहार कहा जाता है, ठीक है, पुम्पुहार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरीपट्टनम या पुहार एक ही नाम है दोनों का, और अगर पुहार की जगह पुम्पुहार भी हो तो भी चलेगा। तो इस तरह से तीनों का कैपिटल हमने देख लिया, राजधानियां देख ली। चेरों का वांजी या करुयूर पहले, बाद में तोंडी, ठीक है। पांड्यों का पहले कोरकई, बाद में मदुरै। एग्जामिनेशन में अगर पूछे कि सिर्फ राजधानी की राजधानी कहां थी तो हमेशा बाद वाला मैंने बता दिया। चोलों की का जो कैपिटल है उरयूर या तिरुचिरापल्ली कह सकते हैं, और पहले, बाद में कावेरीपट्टनम या पुहार। अगर पुम्पुहार भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, पुम्पुहार भी इसी को कहते हैं, पुहार को। तो इस तरह से हमने यहां तक जो है
बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया डिटेल में। अब अगला वीडियो हमारा लिटरेचर पे होगा, जहां पे हम शिल्पाधिकारम की बात करेंगे, जहां पे हम मणिमेखलाई की बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे जीवक चिंतामणि की, और भी लिटरेचर हैं, एहनारुरु, पुरनारुरु, एलादी, इन सब की बात करेंगे। और फिर लास्ट में हमारा होगा, इन तीनों को अलग अलग देखेंगे, इनके रूलर्स को देखेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को और सोसाइटी को, रिलीजन को, सब देखने वाले हैं। पांचों इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, सबसे पहले चेर आए, फिर बाद में पांड्या आए और सबसे लास्ट में चोला आए। तो इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.